उद्घाटन किया। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन हो चुका है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एआई समिट एक्सपो का उद्घाटन करते हुए तमाम भारत के स्टार्टअप से मुलाकात कर रहे हैं, जिसमें भारत का स्वदेशी स्टार्टअप सर्वम है, जो स्पीच के लिए, स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू टेक्स्ट के लिए है। और सर्वम को गूगल जेमिनी और अन्य एआई सॉल्यूशन से ज़्यादा बेहतर माना गया है। भारत जेन के एक तरह से इस समय उस स्टार्टअप पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। भारत जेन के तहत ही सर्वम, शोध एआई जो है, ये तमाम वो एआई सॉल्यूशंस हैं जो स्वदेशी सॉल्यूशंस हैं और इनसे एक बड़ा बदलाव देखा गया है। भारत में खासकर ज़मीनी स्तर पर उन तमाम ज़रूरतों को लेकर भारत की विविधता और खासकर लिंग्विस्टिक विविधता जो है उसको ध्यान में रखते हुए सर्वम एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। बिल्कुल, भारत बहुत बड़ा देश है, कई तरह की भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, कई तरह की भाषाएं यहाँ लिखी जाती हैं और इसी का कहीं न कहीं सॉल्यूशन निकालने के लिए भारतीय स्टार्टअप्स यहाँ पर डेवलप किए गए हैं और प्रधानमंत्री उन्हीं स्टार्टअप पेविलियंस का यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। ये हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन कर चुके हैं प्रधानमंत्री और उसके बाद एक्सपो में जो विभिन्न पेविलियन वहाँ पर लगे हुए हैं, उन पेविलियंस को प्रधानमंत्री वहाँ पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका अवलोकन कर रहे हैं। ये भारतीय कंपनियां हैं, भारतीय स्टार्टअप्स हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री वहां मुलाकात कर रहे हैं और उन स्टार्टअप्स को एक तरह से समझ रहे हैं। उन स्टार्टअप्स को, जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की है, उनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये स्टार्टअप्स आप देख सकते हैं, ये जो आपके सामने इस वक्त प्रधानमंत्री वहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें या दूसरे सेक्टर्स की हम बात करें, इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं वहाँ पर काफ़ी काम आते हैं। ये एआई तकनीक का उपयोग करके विभिन्न जो तकनीकी प्रदर्शन वहाँ पर किए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहने वाले हैं मानवता के लिए। और प्रधानमंत्री इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं। वहाँ पर 13 देशों के पवेलियन यहाँ पर लगाए गए हैं और 600 स्टार्टअप्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो अपने आप में एक ऐसा मंच है जहाँ पर पूरी दुनिया का जो एआई के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, एआई के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स हैं, दूसरी कंपनियां हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री वहाँ पर अवलोकन करते हुए विभिन्न जो वहाँ पर पवेलियन लगाए गए हैं उनका अवलोकन करते हुए नीरज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, प्रधानमंत्री वहाँ पर, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं दृश्य, प्रधानमंत्री विभिन्न जो वहाँ पर पवेलियन है उनका अवलोकन कर रहे हैं। नीरज, देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं और इसमें एक बड़ी संख्या, चंद्रशेखर, जो भारत के स्टार्टअप्स की हैं। देखिए, बिल्कुल मैं वही बता रहा था चंद्रशेखर कि ये तमाम जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और इन पवेलियन में ज्यादातर जो स्टार्टअप है वो भारत के जो स्टार्टअप हैं, खासतौर से एआई को लेकर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखें कि आज हर क्षेत्र में, चाहे भारत का कोई सा भी क्षेत्र हो, एआई से अछूता नहीं है। और एआई हर क्षेत्र में, खासतौर से हेल्थ के क्षेत्र में देखें कि आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से दूर दराज के हिस्सों में, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी होती है तो होता ये था कि पहले जो लोग हैं उनको बड़े बड़े मेट्रो शहरों में आना पड़ता था या सुपर हॉस्पिटलिटी जो हॉस्पिटल होते थे उनमें आना पड़ता था। लेकिन अगर एआई इक्विपमेंट से लैस कोई उपकरण अगर ग्रामीण इलाके में भी होगा तो वहां पता लगाया जा सकता है। एक मामूली से
जो मेडिकल जो स्टूडेंट है उसके माध्यम से कि कौन सी बीमारी है और उस बीमारी के बाद उस व्यक्ति का जो इलाज है वो दूसरे या बढ़िया अस्पताल में किया जा सकता है। उसका समय भी बचेगा और इसके साथ साथ जो बीमारी है वो भी जल्दी पकड़ में आएगी। इसी के साथ आप देखें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे भारत का इस समय बना हुआ है और डिजिटल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है। और ये डिजिटल एक तरीके से हाईवे का काम करेगा एआई के लिए, क्योंकि देश के अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में मोबाइल है और वो तमाम सेवाएं और सुविधाएं उस एआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो एआई कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज हो, बहुत बड़ा खतरा हो, बल्कि एआई भारत के लोगों के लिए, उनकी सहायता के लिए और सुविधाओं में और ज्यादा बढ़ोतरी के लिए काम आएगा। ये तमाम तरह के जो सॉल्यूशन है वो एआई इस समय पेश करता है और प्रधानमंत्री इन तमाम स्टार्टअप जो खासतौर से भारत के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने यहाँ पर लगाए, उनसे बात करते हुए उनके अनुभवों को समझते हुए कि किस तरीके से ये स्टार्टअप, ये किस तरीके से ये एआई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काम आ सकता है और कैसे हम एआई को साउथ ग्लोबल में एक तरीके से भारत अपने आप को लीडर के तौर पर पेश कर सकता है और पूरे देश और दुनिया को एक बेहतर एआई सॉल्यूशन दे सकता है। जी नीरज, हमारे साथ अजय मिश्र भी जुड़ गए हैं। अजय, प्रधानमंत्री इस समय इस एक्सपो का अवलोकन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सर्वम गए और सर्वम को लगातार ये माना जा रहा है कि भारत के सर्वम एआई ने गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है। किस तरह से सर्वम काम करता है, किस तरह से इसने दुनिया में अपनी धाक जमाई है, जानना चाहेंगे। देखिए, अगर सर्वम की बात की जाए स्पेसिफिकली तो देश का पहला सॉवरेन एआई मॉडल बनाने का काम एक ऐसे स्टार्टअप को सौंपा गया और एक स्टार्टअप कंपनी पर भरोसा जताया सरकार ने और सर्वम को चुना गया बहुत ही रिग्रेस प्रोसेस के बाद में। और सर्वम ने वो करके दिखाया है जो पूरी दुनिया में अभी तक बड़ी बड़ी एआई कंपनियां नहीं कर पाई। मिसाल के तौर पर जो मल्टी लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन की सुविधा है और एआई इंटरप्रिटेशन की सुविधा है, ऑन द गो आपके रियल डबिंग की सुविधा है, ये सारी की सारी सुविधाएं सर्वम ने अपने बलबूते और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के जरिए पूरी की हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि बुलबुल के नाम से जो सर्वम ने अभी लॉन्च किया है पूरा का पूरा मल्टीलिंगुअल सिस्टम, ये पूरे भारत को एक साथ जोड़ता हुआ नजर आएगा। आप सोचिए कि पूरा का पूरा एआई मॉडल पीछे काम करता हुआ है, आपके हर उस प्रश्न का जवाब देगा एआई के माध्यम से जो दुनिया के किसी दूसरे कोने में दूसरे चैटबॉट्स नहीं दे सकते हैं। तो अगर एफिकेसी की बात की जाए तो आपके जेमिनी थोड़ा बहुत उसके करीब आता है, लेकिन बाकी जो दूसरे चैटबॉट्स हैं वो उसके सामने बिल्कुल नहीं ठहरते हैं। तो 93% से ज्यादा एक्यूरेसी इस सर्वम की बताई जा रही है। इसका ऑडियो वर्जन अलग है, इसका वीडियो वर्जन अलग है और बुलबुल जिसको हम बात कर रहे हैं जो कि मल्टीलिंगुअल आपके जो आप सवाल करते हैं उसको स्थानीय भाषा में आपको जवाब देता है। ऐसी सुविधा दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो सोल्यूशन है हमारे पास उसमें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनको भारतीय स्थानीय भाषाओं की जानकारी नहीं है। तो भारत के जो ग्रैंड चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करता हुआ ये सर्वम बहुत बड़ा बिल्कुल अजय हम लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री जिन जिन स्टॉल्स पे पहुंचे हैं उसी में से भारत जन पे प्रधानमंत्री मौजूद हैं अपने इस अवलोकन के दौरान। तो चाहेंगे कि आप शोध एआई और भारत जन को लेकर दर्शकों को बताएं कि किस तरह से ये एआई की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। तो सर्वम और भारत जन दोनों ने ही मिलकर के जो भारत का जो एआई अपना जो सॉवरेन मॉडल सिस्टम है जिसकी लॉन्चिंग भी की जाएगी। मुझे लगता है कि जिस दिन प्लानरी होगा उस दिन भारत की तरफ से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही तरीके के जो सॉल्यूशंस हैं वो दुनिया के सामने रखे जाएंगे। और अब तक देखा है आपने कि भारत ने हार्डवेयर में बहुत कम अपना नाम किया, सॉफ्टवेयर में हम बड़े सुपर पावर माने जाते हैं, लेकिन एआई की अगर हम बात करें तो हम शुरू से ही वो मैन्युफैक्चरिंग की बस को मिस नहीं करना चाहते और इसलिए हम डेटा सेंटर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। डेटा सेंटर की कॉस्ट पूरी दुनिया के मुकाबले आधी है। अगर आप जीपीयूज की बात करें तो 30% 40% पूरे ग्लोबल कॉस्ट में हम बनाने के लिए रेडी हैं। और इस तरह से ग्लोबल साउथ या फिर अपने ही देश के जो ग्रैंड चैलेंजेस है जिन ऐसे मॉडल पर भारत काम कर रहा है जो स्केलेबल हो। हमें ऐसे बड़े एआई मॉडल की जरूरत नहीं है जो वेस्टर्न कंट्रीज में पाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हैं। आप सोचिए कि अगर आपको केवल ऑडियो विजुअल के लिए 30-40 एप्स को या एआई टूल्स को हर महीने कुछ न कुछ सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने पड़े तो आपके लिए बहुत ही कॉस्टली अफेयर हो जाता है इस तरह का। जबकि भारत को ऐसे मॉडल चाहिए जो कि स्केलेबल हो। तो ये जो भारत
आपने जो जिक्र किया कि सर्वम और साथ ही साथ जो भारत जेन है, ये मिलकर के जो परम 2 सुपर कंप्यूटर है, वो हार्डवेयर की दुनिया में बिना इंटरनेट के अगर आपको वो सारे की सारी सुविधाएं देता है, सारे के सारे सॉल्यूशंस देता है, सवालों के जवाब देता है, वो भी आपकी स्थानीय भाषा में सर्वम के साथ मिलके, तो वाकई इसे आप एक बड़ी क्रांति कह सकते हैं। और स्पष्ट तौर पर भारत ने कह दिया है कि हमें ऐसे कॉस्टली मॉडल्स की जरूरत नहीं है। भारत अपनी शर्तों पर अपने खुद के सॉवरेन मॉडल को डेवलप करेगा, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत उसमें एक लंबी छलांग ले चुका है। और अगले 15 से 20 वर्ष अगर आप माने तो भारत में ऐसे एआई मॉडल होंगे जो न सिर्फ भारत के ग्रैंड चैलेंजेस का सलूशन स्थानीय तरीके से देंगे, बल्कि जो ग्लोबल साउथ की लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लोकल चैलेंजेस हैं, उनको लोकली सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री वहाँ पर जिन भारतीय और दूसरे एआई मॉडल्स का वहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं कि एआई फॉर ऑल, ये किस तरह से वहाँ पर परिलक्षित होते हुए दिख रहा है आपको? देखिए, अगर आपको याद होगा पेरिस में जो हमने को होस्ट किया था पिछली एआई समिट में, उसमें प्रधानमंत्री ने रिस्पॉन्सिबल एआई की बात की थी। उसमें प्रधानमंत्री ने एक ऐसे एआई मॉडल की बात की थी जो सभी के हित के बारे में सोचे। और यही भारत के इस पूरे इम्पैक्ट समिट का उद्देश्य भी है कि हम एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। आपको याद होगा जब पहली बार एआई समिट आयोजित की गई लंदन में, तो उसमें कुछ चुनिंदा कंपनियों ने एक तरह से हिस्सा लिया था। बहुत ही छोटी गैदरिंग थी। सियोल में बहुत ज्यादा जो फोकस रहा था वो टेक्नोलॉजी पे था। उसके बाद जो पेरिस में हुआ, पेरिस में आप देखिए तो जो अमेरिका के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने रेगुलेशन को लेकर के बात की, क्योंकि वो बात करना चाहते थे कि उनके जो देश के प्रोडक्ट हैं वो दूसरे देश में ज्यादा रेगुलेट ना किए जाएं। तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन की निंदा की इस बात को लेकर के कि उन्होंने एआई को लेकर के क्यों ओवर रेगुलेशन कर दिया। भारत में जो इम्पैक्ट समिट हो रहा है, ये एक तरह से पूरा ग्लोबल समिट है, पहला ग्लोबल समिट कह सकते हैं आप इसको, जिसमें किसी कंपनी विशेष के हितों का ध्यान में न रख के भारत पूरे विश्व की बात करता है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात इसीलिए कहता है कि हम एक ऐसे मॉडल पर काम कर रहे हैं जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में विश्वास रखता है। वेस्ट का मॉडल है ऋतु कि आप प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। कुछ कंपनियां, 5-6 बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिसमें स्टेट का भी पैसा लगता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस का भी पैसा लगता है। उसके बाद वो एक सोल्यूशन बनाती हैं। वो सोल्यूशन फिर बाजार की खोज में पूरी दुनिया में जाता है, यूजर्स बनाता है, पहले फ्री में देता है, उसके बाद आपसे पैसे वसूलता है। ये उनका मॉडल है फॉर प्रॉफिट। दूसरी तरफ चीन का मॉडल है, जिसमें सभी लोगों को संदेह है कि भाई उनके डेटा के साथ क्या हो रहा है, उनके प्राइवेसी के साथ क्या हो रहा है, किसी तरह का सिक्योरिटी ब्रीच या सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा तो नहीं है। भारत एक ऐसा सोल्यूशन देता है जिसमें आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं और जिसको आप सेफ भी मान सकते हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया भारत पे भरोसा करती है कि क्या आप जो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेफ है, क्या जो एआई आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ट्रस्टेड है। ये भारत इन दोनों सवालों का जवाब देता है कि भारत में जो मॉडल विकसित किए जाएंगे वो पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। और इसीलिए जो डेटा सेंटर भारत में बन रहे हैं, दुनिया उस पर भरोसा करती है और भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में मानती है। और ये जो स्टार्टअप्स की दुनिया से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री आपको दिख रहे हैं, एक बहुत बड़ी मिसाल है। 10 साल पहले स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी, आज एआई पहला समिट हो रहा है। 10 साल बाद आप देखेंगे कि शायद जो 1 लाख 1.5 लाख हम यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप की बात आज आप कर रहे हैं, इतने ही बड़े स्केल पर आपको देश का एआई सिस्टम पूरी दुनिया में छाता हुआ दिखाई देगा। जी अजय, एआई सॉल्यूशंस को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी, लेकिन भारत में इस एआई समिट के साथ अब किस तरह से एआई सॉल्यूशंस सबको उपलब्ध हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो, इस पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री जिन तमाम एआई सॉल्यूशंस का आज अवलोकन कर रहे हैं, उसमें एक एआई सॉल्यूशन है वाधवानी एआई का, जो कि नवजात शिशुओं के लिए है कि उनको कैसे मालन्यूट्रिशन से बचाने के लिए जल्दी उनका मापन किया जा सके, और इसको शिशु मापन ही कहा गया है। जो 5 राज्यों में इस समय इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 11,927 एक तरह से बच्चों पर इसका एक बेहतर असर देखा गया है। तो कैसे ग्रामीण इलाकों में, और खासकर ग्लोबल साउथ की भी जब हम बात करते हैं, तो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए कितना उपयोगी होने जा रहा है ये पूरा एक्सपो? जी, तो जिस तरह से हमने पहले चर्चा की ऋतु जी की, ये भारत जो गवर्नेंस है, सबसे पहले एआई का इस्तेमाल गवर्नेंस में होगा।
सरकार की जो सेवाएं पहुंचती हैं उसमें एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आप देखेंगे बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें एआई का इस्तेमाल किया जाएगा डुप्लीकेशन हटाने के लिए, जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी है उस तक पैसे पहुंचे। यहाँ तक ये भी बात हो रही है कि जो राशन की व्यवस्था है, अभी पायलट शुरू किया गया है गुजरात में कि राशन आपको सीधे न दिया जाए, एआई के जरिए आपको सिर्फ टोकन दिए जाएं या कुछ पैसे आपके अकाउंट में दिए जाएं और उसको बाद जाकर के आप किसी भी दुकान से कुछ भी आप खरीद सकते हैं, उचित मात्रा में आपको मिल सकते हैं। यही बात हेल्थ के क्षेत्र में, यही बात एजुकेशन के क्षेत्र में, सबसे बड़ी बात जो फार्म सेक्टर हमारा है उसमें एआई को कैसे इस्तेमाल किया जाए उस पर फोकस होने जा रहा है। तो जो आपने बच्चों की मलन्यूट्रिशन का जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, क्योंकि पहले से ही पता लगा पाना बच्चों की सेहत के बारे में, उनको कौन से न्यूट्रिशन दिए जाने चाहिए और कैसे सप्लीमेंट्स की जरूरत है। और उसी में जो हमारा मल्टीलिंगुअल मॉडल आता है वो आता है कि अगर माँ घर पे कोई बड़ा नहीं है तो वो बिना इंटरनेट के जरिए भी अपने लोकल मोबाइल, छोटे से मोबाइल में वो सवाल कर सकती है माँ कि मेरे बच्चे को दस्त हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए, डायरिया के क्या सॉल्यूशंस मेरे घर में मौजूद हैं। और वो उनकी स्थानीय भाषा में ही उनको बताता है कि आपको अमुक किसी ORS पैकेट या किसी ऐसी दवाई का सेवन करना है जो आपके लिए सेफ हो। तो इस तरह के जो हेल्थ सोल्यूशन है, उसी तरह से एजुकेशन में कैसे आप नई शिक्षा नीति में क्लास 3 से ही आप एआई को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्लास 6 से आप स्किलिंग की बात करते हैं, अपस्किलिंग की बात करते हैं, रीस्किलिंग की बात करते हैं। ये एजुकेशन क्षेत्र में सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है और आज भी बड़ा बयान MOS की तरफ से आया है कि सरकार बहुत ही गंभीर है एजुकेशन में एआई को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आगे जाते हुए मुझे बताया गया कि भारत विस्तार, जिसका जिक्र बजट में किया गया है, भारत विस्तार के लिए एक अलग से फंड की व्यवस्था की गई है जिसमें एआई के जरिए किसानों से बात करने की कोशिश की जाए। मुझे लगता है 1-2 दिन में जयपुर में इसकी शुरुआत होनी है भारत विस्तार के जरिए, जिसमें मेरे ख्याल से जो उनका नाम है भाषिनी या नहीं भारती नाम के एआई चैटबॉट आपके किसानों की जो समस्याएं हैं उसको सुनता हुआ नजर आएगा। तो एग्रीकल्चर हुआ, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ और गवर्नेंस, इसमें आपको शुरुआती दौर में एआई का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल होते हुए दिखेगा और फिर हम कंट्री स्पेसिफिक ग्लोबल साउथ की लोकल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनको अफोर्डेबल और एक्सेसिबल एआई मॉडल्स दे सकते हैं। उसी को शोकेस करने के लिए भारत न केवल सॉफ्टवेयर बल्कि हार्डवेयर की दिशा में भी बड़ी शुरुआत करने, बड़े लॉन्चेस की तैयारी में है इस पूरे एआई समिट के दौरान। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड SP कोचर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोचर साहब, अगर यहाँ पर आपसे जानना चाहें, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कितने अच्छे और लोगों के काम आने वाले एआई यहाँ पर विकसित किए गए हैं, प्रधानमंत्री उनका अवलोकन भी वहाँ पर कर रहे हैं, हम वहाँ उस वक्त के वो दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके लिए सरकार का जो प्रोत्साहन है वो कितना महत्वपूर्ण था? पिछले 10 साल में जो प्रोत्साहन मिला है, चाहे हम स्टार्टअप्स की बात करें या एआई की बात करें, वो किस तरह से मिला कि आज हम जो ये देख रहे हैं अपने सामने, इस तरह के एआई और स्टार्टअप से यहाँ पर विकसित किए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप प्रोत्साहन को लेकर के? बिना सरकार के प्रोत्साहन के तो ये संभव ही नहीं था। तो सरकार के प्रोत्साहन से एक तो मौलिक प्रोत्साहन मिला स्टार्टअप्स को, दूसरा उनको इमोशनल बैकअप मिला, तीसरा उनको मार्केट मिली। अब जिस तरह से वो यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर प्रोत्साहन नहीं होता तो यहाँ अपने प्रोडक्ट्स नहीं ला पाते। और ये देखिए कि जो जितने प्रोडक्ट्स आए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स स्टार्टअप से आ रहे हैं और सब इम्पैक्ट ओरिएंटेड है। उसमें कोई ये नहीं बोल रहा है मैंने ये टेक्नोलॉजी यूज किया, मैंने ये डेटा सेट यूज किया, मेरे को इतने कैपेसिटी का नेटवर्क चाहिए या इतना बड़ा डेटा सेंटर चाहिए, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। सब ये बोल रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे सोशल फैब्रिक पे। तो वो एक बहुत बड़ी चेंज है। पहले ये बोला जाता था कि हमारा रोड मैप ये होगा, 1 साल में हम ये करेंगे, 2 साल में ये करेंगे, कोई भी इम्पैक्ट के बारे में, आउटकम के बारे में नहीं बात करता। अभी उल्टा हो गया, अभी आप इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और इम्पैक्ट को लेकर फिर उसके पीछे पीछे टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है वो चीजें निकल के आ रही हैं। और ये इसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम और MSMEs ही ज्यादा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड जितनी उस स्फीयर में है उतनी लार्ज कंपनी में नहीं हो सकती। ये बहुत बहुत अहम चेंज हम देख रहे हैं। ठीक है। प्रणव, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणव, आपका खुद का स्टार्टअप है, आप इसको इतने आगे तक लेके आए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि पिछले 10 साल में जिस तरह से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और क्या कुछ एआई को लेकर के आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे, जो आपको एक सरकार से प्रोत्साहन इस तरह के लोगों को मिला है जो एआई डेवलप कर रहे हैं?
देखिए जब से हमारा स्टार्टअप मूवमेंट चालू हुआ है 16 जनवरी 2016 से, तब से एक जो शिफ्ट आया है देश के युवा में, वो ये था कि पहले उसके माँ बाप के पास अगर वो जाता था, कहता था कि मेरे को अपनी नौकरी छोड़नी है और मेरे को अपना कुछ चालू करना है, तो पहले उसे नकार दिया जाता था। उसे कहा जाता था कि आप नौकरी करो, वो ज़्यादा स्टेबल है। आज जब से 16 जनवरी के मंच पे 2016 में हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे रितेश अग्रवाल के साथ, जिन्होंने ओयो चालू किया, और बाकी लोगों के साथ, और बोला कि जैसे ये लड़के के दिमाग में ये आइडिया आया वैसे मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, तो पहली बार देश के जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में ये यकीन बैठा कि स्टार्टअप एक वाइबल ऑप्शन है, जो कभी उनके दिमाग में पहले था ही नहीं था। पहले सिर्फ नौकरी के पीछे लोग जाते थे। जैसे ही वो माइंड शिफ्ट हुआ, उसके बाद से लोग सोचने लगे, अपने बच्चों को अलाउ करने लगे और लोग स्टार्टअप की तरफ बढ़ने लगे। उसके बाद क्या हुआ, अटल टिंकरिंग लैब्स, नीति आयोग और फंड ऑफ फंड्स और जो गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स लॉन्च हुई स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, उससे एक प्रोत्साहन मिला लोगों को कि हम स्टार्टअप में आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से वेवर्स मिले, उनको सपोर्ट मिला, ऐसे कंसल्टेंसीज मिली, जो उसके हिसाब से लोगों ने आगे बढ़ना चालू किया। इसी तरीके से एआई के क्षेत्र के अंदर पिछले कई सालों से गवर्नमेंट का फोकस रहा है। और अभी इस समिट से जो हमारा डायरेक्शन सारे स्टार्टअप्स को इंडिया में मिल रहा है, वो ये है कि एक तरीके से एक विजन है कि हमें एआई के क्षेत्र में वर्ल्ड के नंबर 1, 2 और 3 के रैंकिंग में ही रहना है, और हो सके तो सेकंड या फर्स्ट रैंकिंग तक भी पहुंचना है, और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। जैसे कि बोला गया कि हमें 5 लेयर्स पे काम करना है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो चिप हो, और चाहे वो मॉडल्स हो, और चाहे वो एप्लीकेशन हो। और कहा जाता है कि इंडिया हमेशा एप्लीकेशन के लेयर पे सबसे आगे रहेगा वर्ल्ड में, बिकॉज हम लोगों को पता है कि चलिए मॉडल अगर किसी ने बनाया है, एक तो क्या है कि हम उस मॉडल पे रिलाई नहीं करेंगे, हम अपने मॉडल्स बनाएंगे, बट वो मॉडल्स से आरओआई नहीं निकलता। मॉडल्स बहुत चीप मिलते हैं मार्केट में, लेकिन जो असली में आरओआई निकलता है वो एप्लीकेशन से निकलता है, कि उस मॉडल को इस्तेमाल कैसे किया जाए, लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ कैसे किया जाए, वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो जैसे, या फिर हम कॉलेजेस को जैसे हेल्प कर रहे हैं जॉब्स के क्षेत्रों में या हेल्थ केयर के क्षेत्रों में, तो उसको एप्लीकेशन लेयर पे भारत सबसे आगे निकलेगा वर्ल्ड में, ऐसा विजन रखा गया है। और इस इवेंट की वजह से वो विजन मुझे साकार होते हुए दिख रहा है। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, अगर भारत का एज की हम बात करें एआई के सेक्टर में, तो एक विश्वसनीय ग्लोबल डिजिटल कैपेबिलिटीज वाले एक ऐसे भागीदार के रूप में रहा है। ऐसे में भारत के लिए एआई के क्षेत्र में कंपटीशन के साथ साथ वो क्या चुनौतियां भी हैं सामने, जिनको ध्यान देने की जरूरत है? अगर चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करें और एक इकोसिस्टम को क्रिएट करें भारत में एआई जो कंपनीज हैं उनके लिए उनको बढ़ावा देने के लिए। तो मुझे याद आता है कि जब हमने भीम ऐप लॉन्च किया था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जो एक ओपन सोर्स मॉडल था, और उसमें हमने इन्वाइट किया कि हम पेमेंट जो डिजिटल पेमेंट है उसको डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जो कैशलेस अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देना था हमें। तो उस डीपीआई के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बैंक्स आए, जितने प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, एनबीएफसी, सारे के सारे उस पेमेंट गेटवे पे आए। उसके बाद जितने पेमेंट करने वाली कंपनियां थी उन्होंने उस भीम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और फिर कंज्यूमर्स ने आकर के उसको डेमोक्रेटाइज किया। तो एक तरह से आप देखिए उसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट होते हैं उसमें 50% तक करीब केवल भारत में ही होते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल था, जिसमें G20 के दौरान भी इसको शोकेस किया गया, और अभी एआई समिट में भी उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। तो हम एक अपना कॉमन कंप्यूट बनाना चाहते हैं, जिसमें हम वो सारे के सारे एआई टूल्स उपलब्ध कराएंगे, जिसका इस्तेमाल स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, रिसर्चर्स भी कर सकते हैं, स्टार्टअप कंपनियां भी कर सकती हैं, और जो एप्लीकेशन तैयार करना चाहती हैं कंपनियां एआई के क्षेत्र में, वो भी कर सकती हैं। तो आगे चल करके जिस तरह से आपने देखा कि स्टार्टअप कंपनियों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई और उसमें बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट आया, उसी तरह की कहानी हम एआई में दोहराना चाहते हैं। और जो नंबर्स हैं मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होंगे आगे चलते हुए। ये चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। स्टेट पॉलिसीज को कुछ चेंज करना होगा, इसकी भी बात की जा रही है। आगे जाते हुए जो मैन पावर है उसको कैसे हम अपस्किल करें और रीस्किल करें,
जिससे कि हम इस्तेमाल कर पाएं अपने जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उनको लेकर के। तो ये और इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम अपने कंपनियों के लिए भी एक ऐसे बाजार को क्रिएट कर पाएं जो कि यूनिवर्सल गुड को बढ़ावा दें और एक रिस्पॉन्सिबल एआई को बढ़ावा दें। ठीक है, नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आप वहाँ पर मौजूद हैं, जो भी वहाँ पर एआई स्टार्टअप्स का वहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी हुई है, विभिन्न क्षेत्रों की हम बात करें, चाहे हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सबका कहीं ना कहीं एक तरह का सॉल्यूशन वहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ आप कहेंगे नीरज, जो कुछ आप देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल सॉल्यूशन मौजूद है, और इसके साथ साथ ही एआई के क्षेत्र में हम किस तरीके से भारत के अंदर और भारत के लोगों को उसका जो लाभ है और सुविधा है वो दे सकते हैं, वो भी यहाँ पर सॉल्यूशन है। आपने देखा कि किस तरीके से एग्जीबिशन में प्रधानमंत्री पहुंचे, चाहे वो सरबम के पवेलियन की बात हो, मैसी के पवेलियन की बात हो, मेटा है, बदानी के पवेलियन की बात हो, एचसीएल, एयरटेल, एनवीडिया, गूगल, टाटा एआई इनोवेशन, टाटा एआई के क्षेत्र में किस तरीके से काम कर रहा है, वहां पर जो लोग हैं किन किन इनोवेशंस पर काम कर रहे हैं, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने बात की। इसके साथ साथ ही हमने देखा है कि रिलायंस इंटेलिजेंस किस तरीके से एआई के क्षेत्र में काम कर रहा है, और खासतौर से मैं बागवानी की अगर मैं बात करूं कि ये एक इस तरह का एआई टूल है कि जो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में जो काम है वो करता है। खासतौर से आप देखें कि हेल्थ सेक्टर में टीबी को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, माता और शिशु के स्वास्थ्य के लिए एआई का समाधान किस तरीके से हम कर सकते हैं। और खासतौर से अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि में कपास है, उसके कीट प्रबंधन का किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। एआई टूल को किसान मौसम की जानकारी, और हमने देखा है कि बड़ी संख्या में जो फसल है वो कीट के कारण उसका नुकसान हो जाता है, तो उसको किस तरीके से उसका एआई समाधान दे सकता है, क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो बागवानी एआई है 2026 तक जो लक्ष्य है 190 मिलियन लोग हैं उन तक पहुंचने का। इसके साथ साथ ही अजय हमारे कॉरेस्पोंडेंट सरबम एआई के बारे में बता रहे थे। मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के जो तमाम एआई हैं वो ऑनलाइन मोड पर काम करते हैं, लेकिन सरबम एक ऐसा एआई है जो ऑफलाइन भी काम करेगा। इसको आप स्मार्टफोन से लैपटॉप पर सीधे रन कर सकते हैं, क्लाउड सर्वर या इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। और एआई जो सरबम है इसका जो मकसद है वो एआई को और ज्यादा तेज और ज्यादा जो प्राइवेसी है और रोजमर्रा की जो तमाम डिवाइस हैं उसमें इस्तेमाल करने जो लायक है वो बनाता है। तो अपने आप में कह सकते हैं कि दूसरे एआई सॉल्यूशन से एक अलग तरह का सॉल्यूशन जो सरबम है वो पेश करता है। डेटा प्राइवेसी इससे मजबूत होती है। तो ये तमाम तरह के जो उपाय हैं वो यहाँ पर इस समय हमने देखा है कि 600 के करीब जो स्टार्टअप हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी जो एग्जीबिशन है वो लगाई है। और भारत आप देखें कि एआई के क्षेत्र में किस तेजी के साथ काम कर रहा है। एक तरीके से हमने देखा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारी जो शिक्षा नीति है किस तरीके से इनमें पहल की जा रही है। और आप देखें कि एआई के क्षेत्र में आप भारत के दूरस्थ इलाकों में, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, आप जैसलमेर और मध्य प्रदेश के उन ग्रामीण इलाकों, छत्तीसगढ़ में उन ग्रामीण आदिवासी इलाकों तक आप चले जाइए जहां पर अभी भी आप देखें कि एआई का उतना ज्यादा जो प्रयोग है वो नहीं हुआ है। तो अब हम स्थानीय भाषा में, क्योंकि एक बड़ी समस्या ये आती थी कि जो विदेशों से हमारे पास जब टेक्नोलॉजी आती थी उसमें हमारी भारतीय भाषाओं की एक समस्या थी, या तो इंग्लिश में वो समाधान पेश करते थे या बहुत सारे हिंदी में करते थे। लेकिन आप देखें कि ये तमाम, चाहे हम सरबम की बात करें, 11 भाषाओं में जो तमाम जवाब और उसका जो समाधान है वो पेश करता है। तो आप सोचें कि ग्रामीण इलाके के लोग जो कृषि की जानकारी अपनी भाषा में, राजस्थानी भाषा में जानना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई किसी तरह की परेशानी है तो उनकी स्थानीय भाषा में उनको जवाब मिल जाए, उनका जो समाधान है वो उनके आसपास की चीजों से उपलब्ध हो जाए। तो ये अपने आप में एक क्रांति है। और भारत, आप ये समझें कि आने वाले समय में एआई के क्षेत्र में पूरी दुनिया में एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। आज भी हम देखें अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर हैं। और जिस तेजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्टेप उठाते हैं, आप देखें कि डिजिटल में हमने क्रांति करी है,
कितने बड़े संख्या में जो लोग हैं उनको डिजिटल मंच से जोड़ा है। हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि एक सब्जी वाला, एक ठेले वाला डिजिटल जो पेमेंट है वो लेगा। एक बड़ा सुधार, एक बड़ा बदलाव हमने पूरे देश में देखा है। और तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एआई के क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और उसका जो फायदा है वो लोगों को मिलेगा, क्योंकि एआई नौकरी जनरेटेड ही है। इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर थोड़ी सी स्किल आप अगर बेहतर कर पाए तो निश्चित तौर पर एआई से बेटर कुछ नहीं है। और एआई से बेटर जो नौकरियां हैं पूरी दुनिया में आप लोगों के सामने रहेंगी। तो ये एक बड़ा उदाहरण है, और भारत एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है एआई के क्षेत्र में। ठीक है, अजय हमारे साथ बने हुए। अजय, अभी जब आपसे हम बात कर रहे थे, जो चुनौती की आप बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं कंप्यूट कैपेसिटी और चिप्स की चुनौती आएगी जिस तेज़ी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसे, इसका क्या कुछ सॉल्यूशन है? नहीं, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल किए गए हैं पहले भी, और अश्विनी वैष्णव साहब ने इसका जवाब बहुत ही सरल तरीके से दिया कि भारत जिस मॉडल पे काम कर रहा है उसमें इतनी जरूरत होगी नहीं, चिप्स की जरूरत नहीं होगी। और हम जो मॉडल तैयार कर रहे हैं वो बहुत ही एक्सेसिबल है, बहुत ही अफोर्डेबल है। और जहां तक चिप प्रोडक्शन की बात है तो इंडिया सेमीकॉन मिशन के जरिए उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। तो हम केवल सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हम हार्डवेयर के साथ साथ इस पूरे जर्नी को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। और यही वजह है कि जो एआई समिट है इसमें आपको केवल सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि हार्डवेयर के मोर्चे पर कई सारे नए सॉल्यूशंस भी आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है अजय, प्रणव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर खुद उनका स्टार्टअप है। अर्जुन राव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन राव, अगर आपसे जानना चाहेंगे, ये जो अजय से हमारी बात हो रही थी अभी, कंप्यूट कैपेसिटी और चिप्स की कोई चुनौती आएगी आने वाले समय में, आएगी तो कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा, और जो हार्डवेयर पे अगर हम डिपेंड रहेंगे तो क्या कुछ फायदा होगा? जी, जैसे अजय जी ने कहा, एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जिस तरीके से हम इनोवेशन कर रहे हैं हमारे देश में अलग अलग एआई के क्षेत्रों में, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एक ही सेक्टर है जहां पे कंप्यूट की जरूरत बहुत अधिक है। बाकी सारे एरियाज में काफी कम कंप्यूट में एफिशिएंट मॉडल्स, स्मॉल मॉडल्स, मीडियम साइज मॉडल्स हम चला सकते हैं। और इसीलिए हमें हमारी कंप्यूट की जरूरत दुनिया के मुकाबले या अमेरिका वगैरह के मुकाबले काफी कम होनी चाहिए। अब उस केस में नेशनल एआई मिशन ने और सेमीकंडक्टर मिशन ने ऑलरेडी जो बाहर से हमें कंप्यूट लेके आना है उसकी थोड़ी सुविधा कर दी है हमारे स्टार्टअप्स के लिए, हमारे बेस्ट एआई मॉडल कंपनीज के लिए वगैरह वगैरह के लिए। और दूसरा, सेमीकंडक्टर मिशन के तहत हम नए स्टार्टअप कंपनियां बन रही हैं जो अपनी खुद की इंडियन चिप्स बना रही हैं, ताकि आगे जाके हमें बाहर के चिप्स पे इतना डिपेंडेंस ना जरूरत पड़े। तो एक चीज है कि हमें कितनी जरूरत है, हमारी डिमांड कम है क्योंकि हम एफिशिएंट मॉडल्स बना रहे हैं। दूसरी चीज है कि ये डिमांड फुलफिल करने के लिए हम जो है बाहर से कुछ चिप्स लेके आ रहे हैं और उसको काफी सस्ते पे सरकार हमें उन स्टार्टअप्स के लिए पर्टिकुलरली उनको अवेलेबल कर रही है, ताकि स्टार्टअप्स पे प्रेशर ना हो कि उन्हें बहुत महंगी चिप्स बहुत ज्यादा खरीदनी पड़े। बट हमको उसमें सेल्फ सफिशिएंसी और सॉवरिन बनना पड़ेगा। शायद इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा बट काम शुरू हो गया है। ठीक है प्रणव, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कंपनीज बन रही हैं। मैं भी यही बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं हमें डेफिनेटली चिप्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे अर्जुन ने बोला कि हम लोगों का ज़्यादा रिलायंस स्मॉल मॉडल्स पे और ऐसे मॉडल्स पे हैं जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स नहीं हैं जो अमेरिका यूज़ करता है, तो इसीलिए शायद कंप्यूट की रिक्वायरमेंट अभी कम है। आगे जाके जैसे जैसे स्टार्टअप्स बढ़ते रहेंगे कंप्यूट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अच्छी बात यह है कि ऑलरेडी ये इनिशिएटिव चालू हो गया है, देश में एक मैसेज जा चुका है, स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जा रहा है कि आप चिप्स के क्षेत्र में काम कीजिए, और उसमें गवर्नमेंट ने पूरा अपना सपोर्ट पीछे से दिया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ये कंप्यूट का रिक्वायरमेंट बढ़ता रहेगा और साथ ही साथ हमारा सेल्फ रिलायंस भी बढ़ेगा एंड हम लोग इसके अंदर प्रोड्यूस करेंगे ताकि बाहर से हमें कम चिप्स लेना पड़े और हम अपने में सेल्फ सफिशिएंट बने। जी, हमारे साथ दोनों ही मेहमान जुड़े हुए हैं। अर्जुन, आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं कि मेजॉरिटी स्किल्स भारत का जो है वो कोडिंग के स्तर पर ज़्यादा है, ऐसे में जब एआई टैलेंट हब ग्लोबल कंपनीज के लिए भारत अपने आप को आने वाले समय में इस तरह से पेश करना चाहता है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो इन्वेस्टमेंट भी है,
टैलेंट को तैयार करना भी है, तो किस तरह से उस तरफ काम होता दिख रहा है आपको भारत में? जी बिल्कुल, हमारी ऑलरेडी पिछले 2 दशकों में हिस्ट्री रही है कि जीसीसीज की सेटअप और ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हुई है। तो दुनिया में शायद सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेस हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, और अब गोल ये है कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेस को हम एआई डेवलपमेंट बेस में कैसे कन्वर्ट करें, राइट? तो जो एक अपस्किलिंग का काम है और कंटिन्यूअस स्किलिंग का काम है, तो ये हमको हमारे स्कूल लेवल से, फिर कॉलेजेस लेवल पे और फिर हमारे कॉर्पोरेट लेवल पे ये जोर देना है। अच्छी चीज है कि जीसीसीज यहाँ पे प्रेजेंस बढ़ा रही है, तो उसमें टैलेंट फोर्स बढ़ेगा, उधर एक सर्टेन ग्लोबल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म मिलेगा, और फिर जैसे कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जैसे हमारा वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम है, उससे क्या होगा कि इन्हीं टैलेंट पूल में से फाउंडर्स आएंगे, और इन्हीं को हम जैसे वीसीज और दूसरे वीसीज इन्हीं को सीड कैपिटल देंगे और फिर सीरीज ए कैपिटल देंगे, तो वहाँ पे स्टार्टअप्स क्रिएट होंगी। और जैसे दूसरे किसी स्पीकर ने कहा कि आज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि स्टार्टअप क्यों शुरू करे या क्यों ना शुरू करे। स्टार्टअप शुरू करने में बहुत अभिमान सबको लगता है, तो जो बहुत अच्छी बात है। तो टैलेंट पे हमें डेफिनेटली जोर देना है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी शिफ्ट है, तो अगले 10 साल 20 साल के लिए ये कंटिन्यूअस रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग की जरूरत पड़ेगी। बट जीसीसीज का बेस इज अ वेरी बिग एडवांटेज ऑलरेडी, और इस एडवांटेज का हमें और फायदा उठाना चाहिए। जी अर्जुन, आपसे ये भी टेक्नोलॉजी पे काम करें। जी अर्जुन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज भारत जिस समिट का एक तरह से मेजबानी कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तमाम स्वदेशी एआई मॉडल्स को अब उसका अवलोकन कर रहे हैं, ऐसे में 20 साल पहले जब आपने अपने इस करियर की शुरुआत की थी और इसमें कई ऐसे पड़ाव आए, आप किस तरह से देखते हैं युवा स्टार्टअप्स के लिए और तमाम उन युवाओं के लिए जो आने वाले समय में एआई में अपने भविष्य को देख रहे हैं? इस तरह का एक बड़ा आयोजन भारत में हो रहा है जहां दुनिया भर के स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, इनोवेटर्स सब मौजूद हैं। इस मौके को कैसे देखते हैं आप? जी, इस मौके को तो हम इसी तरीके से देखते हैं कि हमें कभी 20 साल पहले हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म और ऐसे बड़े मौके हमारे देश में होंगे। हमें हमेशा लगता था कि ये कहीं बाहर होंगे, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए और सीखने के लिए और देखने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये आज हमारे देश में है, हमारे राजधानी में है, तो ये हमारे यंगस्टर्स के लिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये मोटिवेशन इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, राइट? दूसरी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें देख के, सर्वम देख के, भारत जेम देख के और ये सारे प्लेटफॉर्म्स और ये सारी टेक्नोलॉजीज देख के इमेजिन कीजिए कोई कॉलेज में हो या जस्ट अभी कॉलेज से निकले हो, वो सोचे कि ये हम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जब दिखता है उससे मोटिवेशन बढ़ती है और उससे इंस्पिरेशन आती है कि ये हमारे जैसे ही हैं, ये हमारे सीनियर हैं, इन्होंने बनाया है तो हम भी बनाएंगे, तो मोटिवेशन बढ़ती है। और आज के प्लेटफॉर्म में जैसे हम सोचे कि 15-20 साल पहले जब मैंने स्टार्टअप शुरू किया था, शायद देश में 10 वीसी हुआ करते थे या 15 वीसी हुआ करते थे, शायद ये नंबर आज 150, 500, 1000 हो चुके हैं। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ आ रहे हैं, तो ये सबका मनोबल बढ़ा रहे हैं, सबको मोटिवेशन दे रहे हैं। तो हम देखते आ रहे हैं कि इवन हमारी फंड में और हमारी कंपनी में जो 25 साल के जो हमारे जूनियर्स हैं, जो टीम में है, वो एआई का इस्तेमाल इतनी तेजी से कर रहे हैं जो हम शायद नहीं कर रहे हैं, राइट? तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स है। इट इज ओनली अ पॉजिटिव साइन अगले दशक के लिए और आगे जाने के लिए। तो वी विल सी मोर इनोवेशन, ज्यादा स्टार्टअप, ज्यादा आइडियाज एट ऑल लेवल्स ऑफ द स्टैक, और ये सारे प्लेटफॉर्म्स के बदौलत ही हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल अर्जुन, जिन बातों को आप कह रहे हैं उसमें जब आपने बात की स्कूल के स्टूडेंट्स और कॉलेज स्टूडेंट्स की, तो इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो में भी तमाम वो स्कूल के छात्र भी मौजूद हैं चंद्रशेखर, जो अपने इनोवेशंस दिखा रहे हैं, अपने स्टार्टअप्स, अपने इनोवेशंस। जिस तरह से हमने देखा 9th क्लास की छात्रा ने भी दिखाया कि कैसे ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए उसने एक स्टार्टअप सोल्यूशन दिया है, एआई सोल्यूशन दिया है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो अटल टिंकरिंग लैब हैं और इस तरह का जो एक प्रोत्साहन दिया जा रहा है स्कूलों में, उसका ही ये फ़ायदा देखने को मिल रहा है। कोचर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोचर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि जब हम एआई की बात करते हैं तो अभी जिस तरह से डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है, अब एआई आगे की ओर बढ़ेगा तो क्या हमें कुछ नए कानून बनाने की ज़रूरत पड़ेगी प्राइवेसी को देखते हुए? देखिए, जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ
पॉलिसी और रेगुलेशन अहम होती है। ये तीनों पिलर जो है ये सब इकट्ठे चलने पड़ते हैं, और इसका मकसद यही होता है कि देश के जो कानून हैं, जो संभावनाएं हैं, उन सबको मद्देनजर रखो। अगर हम सिर्फ एक चीज को देखें तो हमारा प्रोग्रेस उतना नहीं हो सकता। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर एआई बढ़ रहा है तो उसमें डेटा प्रिवेसी और ये सब चीजें रूल्स और रेगुलेशन से आएंगी और उसको टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगा, और उसकी तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं और काफी तेजी से हो रहे हैं। ये नहीं है कि वो हम सोच रहे हैं कि पहले टेक्नोलॉजी आ जाए उसके बाद रेगुलेशन या पॉलिसी आ जाएंगी, तीनों चीजें इकट्ठी चल रही। ठीक है, ये अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, हम बात लगातार कर रहे हैं कि किस तरह से आने वाले समय में अपस्किलिंग की बात हो रही है, तो अपस्किलिंग को लेकर एआई स्किल्स को बेहतर करने के लिए अब स्कूलों से ही शुरुआत की जा रही है। अटल टिंकरिंग लैब्स तो हैं, लेकिन एक जो बड़ी चुनौती है, क्योंकि युवा एआई भी प्रोग्राम जो है वो एआई स्किल्स को हर बच्चे तक पहुंचाने का एक बड़ा, एक तरह से एक बड़ी शुरुआत है। कैसे आप देखते हैं नई शिक्षा नीति में इस पे ध्यान दिया गया है, और आने वाले समय में जब एआई टैलेंट हब भारत बनने की उम्मीद करता है तो उसमें ये कितना ज़रूरी हो जाता है? एआई क्या होता है, किस तरह से एआई काम करता है, यहाँ तक कि चैटजीपीटी का इस्तेमाल भी बहुत सारे लोग अभी शुरुआती तौर पर करना शुरू कर चुके हैं। बहुत ही जरूरी समझा गया इस पूरे एआई को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करना, और रीस्किलिंग की जा रही है। और इससे बिहार से जो नया एवीजीसी सेक्टर है, आपने देखा होगा अटल टिंकरिंग लैब की आपने बात की, 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, उनकी संख्या तो 20,000 अटल टिंकरिंग लैब खोलने की शुरुआत की जा रही है। हर लैब के लिए 10 से 20 करोड़ रुपए एक स्कूल को दिए जा रहे हैं, जिससे वो एआई लैब स्थापित कर पाए, स्मार्ट क्लासरूम स्थापित कर पाए, बच्चे जाकर के टिंकर कर पाए, अपने इमेजिनेशन के हिसाब से जो हैंड्स ऑन स्किलिंग कर पाए। बिल्कुल अजय, अभी हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ प्रणव भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणव, अगर हम आपसे जानना चाहें, सर्वजन हिताय जो हमने एक थीम रखी है एआई को लेकर के, इसको हम किस तरह से आने वाले समय में जितने भी हमारे स्टार्टअप्स हैं और जो एआई को डेवलप कर रहे हैं, उसको किस तरह से हम उनके कोर में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जो हम सर्वजन हिताय की बात करते हैं? देखिए, क्या है कि अभी हम लोग जो पूरे इंडिया में स्टार्टअप्स डेवलप हो रहे हैं एआई के क्षेत्र में, उन सब के साथ मिलके हमें एक ऐसा एक मॉडल क्रिएट करना है जिसके अंदर हम देखें कि ये जो मैक्सिमम इम्पैक्ट पड़ रहा है देश के स्टार्टअप्स के थ्रू लोअर लेवल पे, हर एक टीयर पे, वो सारा इंक्लूसिव रहे और एक ऐसा हम लोगों का मूवमेंट बने जिसमें एकदम डीप लेवल तक उसका इम्पैक्ट पहुंचे, चाहे देश के वो किसानों तक है, चाहे वो देश के दूसरे हेल्थ केयर के वर्कर्स तक है, और वो सिर्फ एक ऐसा ना हो जाए कि टीयर 1 लोगों तक सीमित रहे, बल्कि हर एक क्षेत्र के अंदर उसका जो पेनिट्रेशन है वो फैले। और उसके अंदर हम लोगों ने जो पहली जो सबसे अच्छी चीज़ की है, वो जैसे सर्वम की बात हुई, उसमें क्या है कि जैसे ही हम सारा मल्टीलिंगुअल एआई को कन्वर्ट करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि वो सिर्फ एआई एलीट इंग्लिश स्पीकिंग क्राउड के लिए नहीं रह जाए, बल्कि देश के हर एक गांव तक, चाहे वो एक ट्राइबल एरिया हो जिसमें चाहे एक छोटी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा हो, वहाँ तक वो एआई पहुँचे, उसका एप्लीकेशन पहुँचे। उस तरीके से हम लोगों का ये जो सारा सेटअप किया गया है टू वर्क ऑन ऑल द 5 लेयर्स ऑफ एआई, वो इंश्योर करेगा विद मल्टीलिंगुअल मॉडल्स की जो एआई का एप्लीकेशन है एज वेल एज उसका यूज केस है, उससे फ़ायदा हर एक टीयर में पहुँचे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हमारे साथ अर्जुन राव जुड़े हुए हैं। अर्जुन, एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर सवाल है, क्या किसी तरह का कोई कॉरपोरेट कंट्रोल तो नहीं हो जाएगा आने वाले समय में? अर्जुन, मेरी जी, आवाज वैसे जी हाँ, नहीं, ये जरूरी सवाल है उठाना और ध्यान रखना पॉलिसी लेवल पे और कलेक्टिवली इंडस्ट्री लेवल पे भी देखना कि सारा एआई का कैपेबिलिटी हो, स्किल हो, डेटा हो, कंप्यूट हो, ये कहीं भी कुछ गिने चुने कंपनियों में कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए, ताकि इनोवेशन बढ़ता रहे, अलग अलग
कॉर्नर से आते रहे, अलग अलग कंपनियों से आते रहे और कंपटीशन लगा रहे, क्योंकि कंपटीशन से ही इनोवेशन और तेजी से बढ़ता है। ये हमें हमेशा समझने की और याद रखने की जरूरत है। कोई भी किसी भी क्षेत्र में मोनोपोलाइज करने की जरूरत सिचुएशन ना आ जाए, उसके लिए कोर इंग्रेडिएंट जो है, जो कंपोनेंट्स हैं, जो हम कब से बात कर रहे हैं, जो डेटा है, जो कंप्यूट है, जो टैलेंट है, इसको स्प्रेड करने की काफी जरूरत है। और खासकर ये बहुत जरूरत है कि हम स्टार्टअप्स पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टार्टअप्स बड़ी कंपनियों से तेज चलती हैं, वो अलग सोचती हैं, नया सोचती हैं, आगे सोचती हैं, क्योंकि उनके पास हिस्ट्री का बर्डन नहीं होता, तो वो हमेशा नई चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। तो ये बैलेंस एज एन इकोसिस्टम हम सब पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जोर है कि हम ये बनाए रखें कि छोटी कंपनियां बनती रहें और छोटी कंपनियां बड़ी भी होती रहें, और फिर नई छोटी कंपनियां भी आती रहे, राइट। कुछ बड़ी कंपनियां ऑफ कोर्स होंगी जो अपने स्केल के तहत और अपने नो हाउ के तहत कुछ नई चीजें करेंगी, बट हर साइज की कंपनियां होनी चाहिए, हर डोमेन में अलग अलग कंपनियां होनी चाहिए जिनकी स्ट्रेंथ्स हो और जिनकी कैपेबिलिटीज हो, ताकि जो दूसरे भी कह चुके हैं, डेमोक्रेटाइज्ड रहे इन द इंडस्ट्री एआई का डेवलपमेंट और एआई का ग्रोथ। तो ये सब पे निर्भर है कि हम ये इसको कैसे ध्यान पे रखते हैं, ना कि ये 3-4 कंपनियों के हाथ में रह जाए। जी, अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अर्जुन जी ने जिस बात को कहा, हालांकि चंद्रशेखर ने इस सवाल को रखा कि किसी कॉरपोरेट जगत का कोई एकाधिकार ना हो, ऐसे में भारत जैसे देश में जहां आबादी इतनी है और साथ ही साथ अगर हम कृषि क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, तो ऐसे में बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी एक कॉरपोरेट जगत का कोई एकाधिकार ना हो। हालांकि हम देखते हैं कि कृषि में जिस तरह से आगे बढ़ा है भारत, किसान ई मित्र को लेकर, एनपीएसएस को लेकर, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को लेकर। संजय, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मोनोपोली में विश्वास नहीं रखते हम लोग डेमोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं, और इसीलिए हम वेस्ट के उस मॉडल को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते जिसमें जो एकाधिकार है कुछ चुनिंदा कंपनियों के पास। और एआई के साथ यही हो रहा है। एआई में आपने देखा कि कुछ बड़ी कंपनियां हैं, 5-6 कंपनियां जिनके पास एआई के सोल्यूशंस हैं, उन्होंने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, और इसीलिए अब एआई बबल, अब सोचिए एआई शुरू भी नहीं हुआ, उसका यूज केस अब तक पहुंचा भी नहीं और एआई बबल की बात होने लगी कि क्या इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जरूरी था करना। इसकी वजह से जो इम्पैक्ट हो रहा है प्लेनेट पे, वो कितना सस्टेनेबल है, वो कितना गैर जरूरी है। जिस तरह से पहले हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उसमें संसाधनों का बेतरतीब से इस्तेमाल किया गया वेस्टर्न नेशंस के द्वारा, और उसके बाद अब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपिंग नेशंस पे प्रेशर डालते हैं कि ऊर्जा का उपयोग कम करें विकास के लिए। दूसरी तरफ उसी तरह से एआई का जब इस्तेमाल किया तो एआई की जब शुरुआत हुई, हैवी इन्वेस्टमेंट झोंका गया इसमें, और कुछ कंपनियों के पास इसका अभी भी टेक्नोलॉजिकल एक तरह से कहें कि मोनोपोलिस्टिक अधिकार उनके पास हैं, क्योंकि वो अपने सॉल्यूशंस लेकर के आ रहे हैं और उन्हीं सॉल्यूशंस को पूरी दुनिया तक लेके जा रहे हैं। पहले लोगों को फ्री में दे रहे हैं, उसके बाद कई सारी प्रीमियम सर्विसेज के नाम पर लोगों से पैसे वसूल रहे हैं। ये उनका मॉडल है, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन भारत इस मॉडल को फॉलो नहीं करता है। भारत डेमोक्रेटाइजेशन की बात करता है, इसीलिए भारत सरकार ने लीड लिया है कि हम एआई को सपोर्ट करेंगे। भारत सरकार ने जिस तरह से डिजिटल पेमेंट को डेमोक्रेटाइज किया, स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेमोक्रेटाइज किया, और एक इकोसिस्टम का निर्माण करना जिसमें सभी लोग समान रूप से उसका फायदा उठा पाए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, रिसर्चर्स हो, स्टार्टअप कंपनी हो, या फिर खुद गवर्नेंस मॉडल का इस्तेमाल करने वाली सरकारें हों। तो मोनोपोलिस्टिक जो व्यू पॉइंट है उसको बिल्कुल हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते, और इसीलिए हम पूरे डेमोक्रेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। ग्लोबल साउथ में होना इस समिट का ये दिखाता है कि हम ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, G20 में जिस तरह से हमने उनको प्रतिनिधित्व दिलाया, उनके कंसर्न्स की बात की, भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में ग्लोबल साउथ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं, और इसीलिए भारत के साथ जो कंपनियां हैं, वो अभी जो लीडिंग कंपनियां हैं वो भारत के साथ हाथ मिलाना चाहती हैं, पार्टनरशिप करना चाहती हैं। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब आप लोगों को इस बहस को थोड़ा सा मोड़ देना चाहिए उस बड़े बयान की तरफ भी, जहां आज अश्विनी वैष्णव साहब ने कहा कि जो ये बड़ी कंपनियां हैं या फिर जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं एआई का इस्तेमाल करते हुए, वे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए जो स्थानीय कानून है उसका पालन करते हुए किसी भी देश में काम करें। और ये भी एक डेमोक्रेटाइजेशन का तरीका है कि आप अपने रेगुलेशंस को अपने तरीके से, जहां पर आप लिस्टेड हैं या जहां आपने कोई इनकॉर्पोरेट किया है, उसकी बात नहीं कर सकते जिस मोनोपोलिस्टिक कल्चर की आप लोग चर्चा कर रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर सरकार ने ये संदेश दे दिया है
कि आपको जो देश के लोकल कानून है उसके तहत काम करना होगा। ओटीटी कंटेंट की बात करें तो जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसको ध्यान में रख करके ऐसे कंटेंट को प्रमोट करना होगा जहां पर किसी भी कल्चरल एस्पेक्ट को धक्का न लगे। सवाल यही था कि जो युवा है वो एडल्ट कंटेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि डीप फेक जैसी चुनौतियां हैं वो अमेरिका के लिए भी हैं, यूरोप के लिए भी हैं और उसी तरह से डेवलपिंग नेशंस के लिए भी हैं। तो एक जिम्मेदार नेशन के तौर पर हम ये मानते हैं कि मोनोपोलिस्टिक जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और इसीलिए हम डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं। और ये बड़ा संदेश कि आपको जो लोकल लॉज हैं उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन पिछले एआई समिट में अमेरिका ने इसी बात पर जोर दिया था कि रेगुलेशन नहीं होना चाहिए एआई का, जिससे कि यूरोपियन यूनियन सहित दूसरे देशों में भी इसका रेगुलेशन ना हो और इनकी कंपनियां किल ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि उनको कंपटीशन मिलने जा रहा है और भारत एक डेमोक्रेटिक एक सुपर पावर के रूप में जरूर ऐसे सॉल्यूशंस लेकर के आएगा दुनिया जिस पर ट्रस्ट करेगी और उसको अपनाएगी। ठीक है अजय, काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भारत कंपटीशन दे रहा है इन ब्लॉक्स को और कहीं ना कहीं वो अब दिख भी रहा है। ऐसे में कोचर साहब आपसे एक सवाल काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम डाटा की बात करते हैं तो भारतीयों का डाटा बेचकर विदेशी कंपनियां लाखों अरबों करोड़ों कमा रही हैं। ऐसे में क्या कुछ होना चाहिए, किस तरह से जो हमारा डाटा है वो हमारे स्टार्टअप्स के लिए उपयोग हो और इस डाटा से कहीं ना कहीं देश को फ़ायदा हो। क्या डाटा को विदेशी कंपनियां जब उससे फ़ायदा उठा रही हैं तो डाटा पर कोई टैक्स लगाना इस तरह का कुछ हो सकता है क्या? देखिए, हम तो टेलीकॉम सेक्टर से ये पहले से ही बोल रहे हैं कि डेटा और एप्लीकेशन जो विदेशी कंपनियां हमारे नागरिकों पर से कमा रही हैं वो बाहर जा रहा है। उसमें गवर्नमेंट को भी कुछ नहीं मिल रहा और हमारे नागरिक को भी कुछ नहीं मिल रहा। टेलीकॉम में भी ये हो रहा है और अब एआई में अगर हम अंकुश नहीं लगाएंगे तो वही होगा। अब खुशी की बात यह है कि सरकार ने एक ऐसे कदम लिया है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर है एआई का वो सरकार डेमोक्रेटाइज कर रही है कि सभी को मिलेगा। उसके बाद आप अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से उसमें एप्लीकेशन बनाएं। अब अगर फिर भी फॉरेन कंपनीज अपने एप्लीकेशन लाते हैं, डेटा हमारा यूज करती हैं, तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बर्डन डालना चाहिए, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए उनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जो आज की डेट में वो नहीं कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर स्टार्टअप्स की हम बात करें तो कई स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिसमें फॉरेन वेंचर कैपिटल है, तो उसको लेकर के हम कैसे उसका फायदा देश को मिले, देशवासियों को मिले, क्या कुछ करना चाहिए इस पर? देखिए, इस समय हम बाहर का निवेश बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास फॉरेन वेंचर्स आ रहे हैं और हमारे पास वीसीज आ रहे हैं इनको प्रोत्साहन देने के लिए, तो जो प्रॉफिट होता है, जो वीसी का प्रॉफिट बाहर जाता है, उसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए और भारतीय कानून के हिसाब से लगना चाहिए। उसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। ठीक है अजय, आप हमारे साथ बने हुए थे और अभी आप जिस बात को कह रहे थे कि आज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक तरह से दुनिया को और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जो सामग्री दी जा रही है उसे लेके भी सतर्क रहने का एक तरह से उन्होंने कहा है कि सभी सतर्क रहें, क्योंकि आने वाले समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये ध्यान रखना होगा कि जिस देश में वो सामग्री परोसी जा रही है उस देश की संस्कृति को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। हाँ जी बिल्कुल, और बहुत स्पष्ट तरीके से उनसे सवाल किया गया और वो जो सज्जन उनका इंटरव्यू कर रहे थे, उनके साथ चैट कर रहे थे, वो अमेरिका के ही थे। उन्होंने कहा कि डीप फेक को लेकर के हम लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, एडोलेसेंस एज में जा रहे हैं, वो एडल्ट कंटेंट तक उनकी पहुंच ना हो पाए, उसके लिए कोई लॉ बनाने की जरूरत है क्या? स्पष्ट तौर पर उन्होंने सवाल किया था, मुझे अच्छे से याद है। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है कि ऐसी चीजें जो कि किसी भी कल्चर को प्रभावित करती हैं नेगेटिवली, उसको तो प्रमोट किया ही नहीं जा सकता। स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लॉज को बदलेंगे या कोई नया कानून लेकर के आएंगे या कानूनों में बदलाव करेंगे, पर आईटी लॉज हमारे हैं। जिस तरह से ऑब्ससीन कंटेंट को हम लोगों ने बैन किया और उन्हीं लॉज के तहत हमने बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म निकाल से 30 या 32 प्लेटफॉर्म्स को हमने पिछले दिनों में बैन भी किया है, पूरी तरह से उन पर एक्सेस तो बैन ही लगा दिया है। तो और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो ओटीटी कंपनी नाम लिया, उन्होंने नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स का नाम लेते हुए
सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी इस बात का ख्याल रखना होगा कि वो जिस देश में काम कर रहे हैं उस देश के कानून का इस्तेमाल करें, उसका अनुपालन करें। संविधान का नाम लिया उन्होंने। इस संविधान को ध्यान में रखते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए जो लोकल लीगल पैरामीटर्स हैं उनके आधार पर आपको कंटेंट को प्रसारित करना होगा और अपने कंटेंट को रेगुलेट करना होगा, न कि वहां पर जहां पर आप इनकॉर्पोरेटेड हैं। यानी अगर आप नेटफ्लिक्स अमेरिका से चलाते हैं तो अमेरिका के कानून आप पे लागू नहीं होंगे। आप जिस देश में कंटेंट परोस रहे हैं वहां के लोकल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख करके आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने कंटेंट को परोसना होगा। बहुत ही स्पष्ट संदेश था और मुझे लगता है कि उसके बाद और दो टूक जिसको कहा जाए शब्दों में उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मतलब आपका सवाल तो बिल्कुल बेमानी है, ये तो बिल्कुल समझी हुई बात है कि आपको लोकल लॉज का सम्मान करना पड़ेगा और आपको जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है उसको ध्यान में भी रखना होगा। जी, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीप फेक और एआई के दुरुपयोग से निपटने के लिए तकनीकी और कानूनी समाधानों पर भी जोर दिया और 30 देशों से ज्यादा अधिक देशों के साथ इस समय चर्चा इसको लेकर चल रही है ताकि वैश्विक स्तर पर इसके समाधान निकाले जा सके। मेजर जनरल कोचर हमारे साथ बने हुए हैं। इसको आप कितनी बड़ी चुनौती भी और एक समस्या के तौर पर भी देखते हैं, खासकर उन तमाम विकासशील देशों के लिए जो अपनी संस्कृतियों को लेकर बात संवेदनशीलता की नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा क्षेत्र है जहां से तमाम उन देशों की मंशाएं पूरी हो सकती हैं अगर इसके जरिए वो अगर देश में किसी भी तरह की, एक तरह से कह सकते हैं कि घुसपैठ की कोई कोशिश की जाए तो। देखिए, जितनी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में मैं गया हूं, जब वहां पे बैठते हैं तो जितने वहां पे डेवलपिंग नेशंस हैं वो सब कहते हैं ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वही बात होता है हु विल बेल द कैट। तो भारत की तरफ देखते हैं कि अगर आप लीडरशिप रोल लेंगे तो हम आपका साथ देंगे। और खुशी की बात है कि अभी भारत लीडरशिप रोल ले रहा है और वो सब हमारी तरफ देखेंगे कि अगर भारत ने कर दिया तो हम भी कर सकते हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है जो आज तक नहीं, इसी गवर्नमेंट ने पहले भी 1-2 स्टेप्स लिए हैं, लेकिन अमूमन पूरे विश्व में जो छोटी कंट्रीज है वो डरती है कि अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे तो हमारा ही नुकसान। तो ये एक सोची समझी चाल भारतीय सरकार ने चली है कि भारतीय कानून, भारतीयों का फायदा सर्वोपरि है और बाकी चीजें सब अलग। तो ये बहुत अच्छी चीज है और मेरे ख्याल एक तरह से लीडरशिप रोल भारत इसमें अपनाएगा और उसके कारण भारत में निवेश भी और आएगा और जितने डेवलपिंग नेशंस हैं और जितने नेशंस हमारी उपेक्षा करते हैं उनको हमारे एक्सपोर्ट्स भी जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा होगा जिस तरह हम चल रहे हैं। बिल्कुल, 3 खास मेहमान हमारे साथ अभी बने हुए हैं। कोचर साहब, सबसे पहले आपसे ही हम जानना चाहेंगे, ये तकनीकी के जो विभिन्न पहलू हैं उस पर तो हमने बात की। अब हम थोड़ा सा जो एआई इम्पैक्ट समिट है जो अगले 4 दिन चलेगी आज से 20 तारीख तक, इसको लेकर के बात करेंगे। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो समिट है यहाँ पर विभिन्न सत्र होंगे, इस क्षेत्र से जुड़े हुए कई लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, दुनिया के कई नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं। क्या कुछ भारत से एक संदेश, एक मैसेज जा सकता है 20 तारीख को पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि एआई पर ही पूरी दुनिया कहीं ना कहीं केंद्रित होती जा रही है? देखिए, इसका जो संदेश जाएगा वो सिर्फ एआई का ही नहीं जाएगा, वो और क्षेत्रों का भी जाएगा कि भारत हैज रीच्ड। अभी आप भारत को इग्नोर नहीं कर सकते और जिस स्पीड से भारत बढ़ रहा है पिछले 5 सालों में आप देखिए, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे आईटी हो, अभी एआई है, जिस स्पीड से भारत बढ़ रहा है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप उस पर भले ही कई अंकुश लगा लो, कई तरह के अंकुश लगा लो, लेकिन उसकी इकोनॉमी को आप ढीला नहीं कर सकते। और इसलिए भारत एक लीडर की तरह उभर के आया है जो कि प्रेशर को विथस्टैंड कर सकता है और प्रेशर को विथस्टैंड करने के साथ काबिलियत भी है। और ये काबिलियत आज के एआई समिट में दिखाई जा रही है। 100 देशों से लोग आए हैं और इतने स्टॉल लगे हैं और इतनी अटेंडेंस हो रही है। आप देखिए, सुबह अगर आप जाते तो 1.5 2 घंटे की लाइन थी अंदर जाने के लिए, फिर भी लोग खड़े थे लाइन में क्योंकि वो देखना चाहते थे अंदर हो क्या। तो ये बहुत अच्छा संदेश भेजेंगे जिससे कि भारत की छवि बढ़ेगी और भारत की क्षमता बढ़ेगी।
तो मेरा ख्याल भारत एआई समिट ने एक लीप फ्रॉग किया है भारत को, और ये कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, अर्जुन राव, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगले जो 4-5 दिन हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं पूरी दुनिया के लिए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मौका मिल रहा है हमें हमारी क्षमता दिखाने का, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो नए एआई में ब्रेक थ्रूज हमने किए हैं और कर रहे हैं, उनको एक पब्लिक फोरम में डालने के लिए, और दुनिया भर से लोग आए हैं देखने के लिए, और ये देखने के लिए कि इंडिया के साथ पार्टनर कैसे किया जाए आगे जाके। तो उससे उनको पता चल रहा है कि एआई तो ये टूल है, बट इंडिया इस टूल का इस्तेमाल कितने विभिन्न इंडस्ट्रीज में कर रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही इंडस्ट्री में या 2 ही इंडस्ट्री में इंडिया की स्ट्रेंथ है, जैसे शायद कभी हिस्टोरिकली हम माना जाता था कि हम बैक ऑफिस हुआ करते थे दुनिया के लिए। बट ऐसा मंच देख के लोगों को पता चल जाएगा कि इंडिया एआई का इस्तेमाल हर क्षेत्र में कर रही है, या फिर इतने सारे क्षेत्रों में कर रही है कि काफी दुनिया के देशों को लगेगा कि हम इंडिया के साथ और इंडिया के स्टार्टअप के साथ पार्टनर कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स, जैसे आपने पहले बात की, इससे और निवेश इधर डालने के लिए भी सोचेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उनको लगेगा कि ये कितनी तेजी से बढ़ रहा है और अगले 10 सालों में उनके निवेश का रिटर्न भी उनको बेस्ट मिल सकता है यहाँ पे, राइट। और ये सब मोबिलाइज करेगा प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी, राइट। और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी मोबिलाइज करेगा, ये मोबिलाइज करेगा स्टूडेंट्स को, ये मोबिलाइज करेगा स्टार्टअप्स को। तो ये बहुत सारे पहलुओं से देखा जाए तो ये ब्रेक थ्रू है, ये मोमेंटस ओकेशन है। तो हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि ये इधर हो रहा है, और अगले 4 दिनों में वी शुड मेक मोस्ट यूज ऑफ ऑल ऑफ दिस। जितने लोगों से मिलना चाहिए हमें, ताकि उससे लर्निंग हो सके और उससे और इनोवेशन बढ़ सके। जी, प्रणव हमारे साथ मौजूद हैं। प्रणव, आपका भी एआई सोल्यूशन इस समय भारत मंडपम में मौजूद है, तो इतना बड़ा मंच, आपको क्या लगता है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं, और आज के दौर में इस समय एआई को भारत जिस तरह से पेश कर रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम मान रहा है, ऐसे में कितना अहम हो जाता है नए इनोवेशंस और नए इनोवेटर्स के लिए ये मंच? राइट, देखिए ये मंच, जैसे अर्जुन ने भी बोला, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट हम लोगों का गाइडेक्स एआई का वहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। आज सुबह मैं यहाँ पर आने से पहले, स्टूडियो में आने से पहले वहीं पर था और कस्टमर्स से, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स से इंटरैक्ट कर रहा था। तो होता क्या है कि हम जैसे स्टार्टअप्स के लिए जिनका वहाँ पर एक मंच है, सडनली हम लोगों को इतना बड़ा एक प्रोस्पेक्टिव बेस मिल जाता है टू इंटरैक्ट विद people who want to use our products. So जो स्टार्टअप्स वहाँ पर हैं उनको एक ऑडियंस मिल रहा है अपना प्रोडक्ट शोकेस करने के लिए। जैसे मैंने बताया कि हम लोगों का एक प्रोडक्ट था जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को मिलता है, जिससे प्लेसमेंट्स कराते हैं। तो वहाँ पर बड़े सारे कॉलेजेस हमारे पास आए जिन्होंने बोला कि अभी क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता, हमारे 10,000 स्टूडेंट्स हैं या 30,000 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से कौन सा स्टूडेंट किस पर्टिकुलर इंटरव्यू के एस्पेक्ट में वीक है। अब लेकिन सडनली क्या होता है कि एआई से जब 10,000 लोग या 20,000 लोगों को इकट्ठा इवैल्यूएट किया जा सके, तो एकदम से पता चल जाता है कि इस स्टूडेंट के अंदर ये वीकनेस है, इस स्टूडेंट के अंदर ये वीकनेस नहीं है, और उस पर एक्शन लिया जा सकता है। तो ऐसा जब मंच ऑर्गेनाइज होता है तो ये सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिव ऑडियंस के लिए नहीं, बट इवन स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टर ढूंढना। बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसे थे जो देखने आए थे कि किस तरीके के स्टार्टअप में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो ढूंढ रहे थे, स्टार्टअप से बात कर रहे थे। और कई लोगों ने तो इतना इम्प्रेस होके बोला कि हम लोग ये वीसी हैं अर्जुन की तरह, और बोला कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप हमारे ऑफिस में आइए और हमको डेमो दीजिए। तो इन्वेस्टर्स से मिलना, ऑडियंस से मिलना, और एट द सेम टाइम सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं, जो कंज्यूमर्स वहाँ पर जा रहे हैं उन्हें पता चलता है कि हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। एज अ स्टार्टअप ओनर मेरे को वहाँ पर पता चला कि मैं अपने बिजनेस के लिए कौन कौन से एआई सॉल्यूशंस यूज़ करके